नमस्कार, न्यूज ऑन इंडिया के महाकॉन्क्लेव महाकुंभ मंथन में आप सभी का स्वागत है। और मैं शुक्रगुजार हूं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर आगरा इतनी दूर हमारे वो प्रोग्राम में आए। मांझी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पता है आज आपके बहुत प्रोग्राम थे, बिहार के लोगों से आपको मिलना था, लेकिन उसके बावजूद आपने महाकुंभ मंथन के लिए समय निकाला। सर, आप यहाँ से कुछ आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ सब लोगों से मुलाकात होती है, हमारा अभीष्ट रहा है बचपन से कि मैं मिलते रहूं। उसी क्रम में आज आपने यहाँ हमें बुला करके जो सम्मानित किया और करने वाले हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। देखिए, सभी को मालूम है कि अगले महीने जनवरी में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। जब जब महाकुंभ की बात आती है तो वहां पर बात होती है धर्म की और आस्था की, लेकिन जहां तक मंत्री जी मेरी नजर में जो महाकुंभ है, महाकुंभ एक सोशल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेंटर है, जहां पर ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। और जो सबसे ज्यादा वहां पर फायदा होता है वो उन लोगों को होता है जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं या फाइनेंशियल रूप से वो पिछड़े हुए हैं। सभी को उस महाकुंभ में फायदा होता है। आपको क्या लगता है कि जो ये मेरा विचार है उससे आप कितने सहमत हैं? सर, ये जो कमांड वाला, हम कोई बहुत बड़ा अध्येता नहीं है जी, लेकिन अनुभव से हम इस बात को समझते हैं कि संगम का मतलब ही होता है मिलन। चाहे नदियों का मिलन हो, मनुष्यों का मिलन हो, वो बहुत पवित्र होता है और बहुत उपकारी होता है। वैसे संदर्भ में ये जो महाकुंभ है कोई नया नहीं है, बहुत काल से चला रहा है। और आपने ठीक ही कहा कि यहाँ पर आने वाले लोग निश्चित रूप में एक आस्था लेकर के आते हैं। हम समझते बहुत प्रकार की बात से लोग जूझते हैं और जब कहीं जाते हैं, चाहे मंदिर हो मत सेट करिए यार, या महाकुंभ हो, वहाँ सिर्फ एक विचार लेकर के जाते हैं और वो विचार उनका हुआ करता है कि हम वहाँ स्नान करें, भगवान को ध्यान दें और आगे आने वाले दिनों में जो दुश्वारियाँ हैं उससे कैसे हम निपटें, उसके लिए अपने दिमाग को कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करते हैं। पूजा का मतलब यही होता है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। तो इस कुंभ के माध्यम से अपने को, अपने दिल दिमाग को कहीं कंसंट्रेट करके रुआते हैं, एक बात। और दूसरी बात, यहाँ विभिन्न तबके के लोग से लोग मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सीखते हैं। ये भी जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए हमारे धर्माचार्यों ने भी यहाँ 4 महाधर्म का एक आयोजन किया था, जिसका आज हम लोग वहाँ भ्रमण करते हैं। तो इसलिए भी वहाँ आते हैं, आपस में लोग मिलते हैं, तो बड़ी अच्छी चीज है। और इससे आगे चल करके जिसकी चर्चा खुद आपने किया कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, इसमें बहुत तरह के लोग आप मिलते हैं, उससे अपनी आर्थिक स्थिति को भी वो सुधारने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब कि सामाजिक रूप में भी, आर्थिक रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में भी यहाँ जो मिलन होता है एक अच्छी चीज है, अच्छा संयोग होता है। ऐसे अवसर पर महाकुंभ में आने वाले लोगों के प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका अभीष्ट, उनका जो अभियोजन है आने का, वो पूर्ण हो। मंत्री जी, जैसा कि आपने कुंभ के बारे में अपने विचार रखे, बहुत ही अच्छे विचार थे। और जहाँ तक कुंभ की बात है तो कुंभ ये आज से नहीं हो रहा है। जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं था तो अंग्रेज़ों के ज़माने से कुंभ होने की परंपरा है। और जहाँ तक कुंभ में, जैसे कि आपने भी बताया कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको रोज़गार मिलता है, आध्यात्म से जुड़ी चीज़ों में हम लोग समाहित होते हैं। एक और चीज़ मुझे कुंभ में नज़र आती है कि यहाँ पर ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है, ना धर्म ना कोई जात पात, सभी एक पंगत में बैठकर खाना खाते हैं, चाहे वो दलित समाज से हो या ब्राह्मण समाज से हो। गंगा में सभी लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं, कोई ना छोटा ना कोई बड़ा। तो आस्था का केंद्र ज़रूर है, लेकिन जो लोग अभी तक, आपने भी सुना होगा बहुत पहले कि जो कुंभ का ये सेंटर है,
इसको लोग कहते थे कि मनुवाद का अखाड़ा है, ब्राह्मणवाद से इसको जोड़ते थे। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ तो कोई पूछता नहीं कि भाई जिसके साथ आप खाना पीना बैठ के खा रहे हैं वो कोई किस जाति से है, गंगा में एक साथ सब डुबकी लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर हम एक कहना चाहते हैं, पहले ही मैंने कहा कि मेरा कोई अध्ययन नहीं है, लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो भावना लेकर के कहीं जाते हैं वो भावना की प्राप्त होती है, और वो भावना अभी जैसे मैंने कहा कि लोग निश्चित रूप में आते हैं कि जिससे उनका अभीष्ट, उनका जो मन में बातें हैं, चाहे पहले की बात हो या आने वाली बात हो या अभी की बात हो, सबकी पूर्णता हो। और रही बात संगम में स्नान करते हैं तो बात सही है, जब डुबकी लगाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े लोग भी जाते हैं और गरीब तबके के भी लोग जाते हैं। वो किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं होती है, और हमारी सभ्यता का हम समझते हैं यही पहचान है। जब भगवान किसी को पैदा कर रहे थे तो जाति में, वर्ण में कोई बदलाव, भेदभाव करके नहीं उन्होंने किया था। उन्होंने संसार में कर्म के लिए भेजा था, और ऐसे भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। तो यहाँ पर कर्म के लिए वो आते हैं, कर्म करते हैं और कर्म के आधार पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन मानव जीवन में अभी कुछ ऐसी बातें आ गई है कि लोग बांट दिया है। बांटने पर जात, धर्म, पंथ, क्या क्या बातें नहीं आती है। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक किसान है और हमारी ज़मीन है, भूमि है, खेती जिसको मैं कहता हूँ, अगर उसमें मैं गेहूँ बुन दूंगा तो गेहूँ पैदा होगा, उसमें अगर सरसों बुन दूंगा तो सरसों पैदा होना है। कहने का मतलब कि समान खेती है, हर हम लोग सब एक बराबर हैं, लेकिन जो बुनने वाला लोग है वो अलग अलग बात करता है। तो आज यहाँ पर कुछ लोग जाति धर्म में विभेद कर दिए हैं। सच्चाई यही है कि हम लोग सब एक हैं, एक परमपिता परमात्मा के हम लोग औलाद हैं। अगर यहाँ पर किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी होती है, भेदभाव होता है, तो मैं समझता हूँ कि भगवान की आज्ञाओं का वो अनुपालन नहीं होता। हम समझते हैं कि कुंभ में आकर के कम से कम इस बात को तो जरूर एहसास करते होंगे। लेकिन ऐसा होता है कि हम मंदिरों में जाते हैं, स्नान करते हैं, एक अच्छा भाव रखते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ से आते हैं वैसे अपने पुराने बातों में लिप्त हो जाते हैं। तो ये ठीक चीज़ नहीं है, ये उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि अपने मन को पवित्र रखिए। रैदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम जहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ भी ये करें, अगर मन ठीक हमारा है तो हम सब तरह से ठीक होते हैं और सबकी भलाई की बात सोच सकते हैं। इसलिए यहाँ जो आते हैं कुंभ में, सब लोग डुबकी लगाते हैं, तो दिखावा तो है, सब लोग कर सकते हैं, आप हम सब कहते हैं। लेकिन रैदास जी के शब्दों में जो मैंने अपने कहा कि साहब अगर हमारा मन चंगा है तो कहीं भी संगम हो सकता है, कहीं भी गंगा हो सकती है। तो इसलिए पहले हमको अपने मन को पवित्र करने की बात है। कहीं भी जाएं तो मन में कलुषित भावना लेकर के नहीं जाएं, पवित्र भावना लेकर के जाएं, तभी हमारी अपेक्षाएं पूरी हो सकती है। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बाइबिल ने भी कहा है, भगवान ने भी कहा है, सब जगह कहा है कि जिस काम के लिए मैं उसको भेजता हूँ मनुष्य को, अगर वो काम करता है और वो काम परस्पर सहयोग से करता है तो मैं उसी के मानता हूँ। यानी कि जिस जीव को मैं संसार में भेजा हूँ उस जीव के प्रति यदि आपका प्यार का भावना है, सहानुभूति का भावना है, तो आप हमारे प्रिय पात्र हो सकते हैं। लेकिन आज उल्टी बातें हो रही है, भगवान का नाम लोग लेते हैं लेकिन एक दूसरे पर भेद विभेद की बात कर देते हैं। तो ये महाकुंभ के माध्यम से भी, स्नान करने के माध्यम से भी कम से कम ये प्रेरणा लेकर जाना चाहिए। और भगवान की जो बात है कि मैं भेजा हूँ वहाँ, एक दूसरे से अगर आप प्रेम करते हैं, भगवान के बनाए हुए वस्तुओं से आप प्रेम करते हैं, तो आप हमारे प्रेम के लायक, हमारे आशीर्वाद के लायक हैं। इसलिए यहाँ पर आकर के सब लोगों को ये शिक्षा ग्रहण करना चाहिए।
बहुत अच्छी बात आपने कही कि वाकई रविदास जी की जो लाइनें हैं वो सभी ने पढ़ी हैं, मन चंगा तो कटौती भी गंगा, लेकिन आमतौर पर बहुत कम लोग होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं। मांझी जी, आप उत्तर प्रदेश की जिस धरती पर आज हमारे कॉन्क्लेव में बैठे हैं, ये सनातन की और धर्म की बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। जब जब यहाँ पर चुनाव आते हैं तो यहाँ पर धार्मिक अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये उनका बयान आपने सुना होगा। उनके इस बयान से कितना सहमत हैं आप? देखिए, यूनिटी एक बड़ी चीज है। मानव के प्रति प्रेम होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, एकता में बल है, ये सब कुछ जानते हैं। सनातन ने भी ये बात चर्चा की है। ठीक है, भाषाएं हमारी अलग है, समय पर हम कुछ बोल देते हैं, अलग बात है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं सच्चाई है कि हम एक होकर के यदि कोई काम करते हैं तो उसका प्रतिफल, उसका परिणाम अच्छा होता है और मजबूती से होता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं बचपन में भी कि अगर एक स्टिक लिया जाए, एक छड़ी ली जाए, उसको अगर तोड़ देंगे तो नज़दीक बहुत आसानी से तोड़ देंगे, लेकिन अगर 5 छड़ी को मिला के तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं टूटेगा। इसीलिए समाज में मनुष्य में अगर किसी प्रकार का भेद विभाव है, आपस में अगर लड़ेंगे तो निश्चित है कि उनका सर्वनाश होना है, वो नाश की ओर जाएंगे। लेकिन यदि एक होकर के काम करेंगे तो निश्चित है कि वो सफल जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए यदि कहा गया है कि बटोगे तो कटोगे, ये बात सही है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं। इसको अर्थ लगाना, अगर दूसरा अनर्थ लगा दे तो एक अलग बात है, नहीं तो ये भावना ठीक है कि मानव में प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और नहीं तो आज ऐसा होता है कि ऊंच नीच, धर्म, जात पात के नाम पर आज विभेद हो रहा है। चाहे ऑफिस में जाएं, चाहे राजनीति में जाएं, चाहे धर्म की बात हो, बहुत लोग तो भाई धर्म ग्रंथों को छूने में दूसरे को मना कर देते हैं, ये तुम इसको छूने लायक नहीं हो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य हैं। रही बात सब चीज़ की परंपराएं हैं, हर चीज़ को हम अभी दीप जलन कर रहे थे तो जूता उतार करके आए, तो इसमें कोई विभेद का मामला तो नहीं है। यही हमारे दिल में एक सादगी होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। इसी ढंग से अगर हम सब काम करते हैं तो हम उस लायक हैं। और नहीं तो यहाँ पर हम 1000 प्रकार के गंदा पैर में लगा के आते और ये होते डैश गंदा हो जाता, तो सब कोई कर सकते थे कि ये गलत चीज़ हुआ। तो गंदगी से हमको किसी न किसी से अनिच्छा होनी चाहिए, लेकिन मनुष्य से, जीव से, प्राणी से, वन से नहीं कोई होना चाहिए। और यही अनिच्छा के चलते आज हम लोग भोग रहे हैं, और जिसमें कहीं कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है कि आज आने वाले दिन में हम लोग संकट का एहसास करते हैं। इसलिए मिलना जुलना, एक साथ रहना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं हम रहेंगे तो निश्चित है कि हम में कमजोरी आएगी, और कमजोरी आएगी तो हम पतन की ओर जाएंगे। मंत्री, जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि इस नारे का महाराष्ट्र में बड़ा जोरदार असर हुआ। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी कह चुके हैं। अगले साल बिहार में चुनाव है, क्या आपको लगता है कि ये नारे अगले साल तक चलेंगे बिहार में? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात आती है और यथार्थ की बात आती है, तो हम 44 साल से राजनीति में हैं। 8 बार बिहार विधानसभा का सदस्य रहने का मौका मिला है, और ये प्रथम बार भारत के पार्लियामेंट में भी हम आए हैं। हम यही महसूस करते हैं कि आज कहीं न कहीं राजनीति में भी गंदगी पैदा हो गई है, स्वच्छ राजनीति नहीं हो पा रही है। सच्ची बातों को कह करके लोगों को प्रभावित करने की बात नहीं होती है, कुछ गंदी बातों करके भी लोगों को भ्रम में डालते हैं। चुनाव में अब हम कहना नहीं चाहते, राजनीति मंच नहीं, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन भ्रम में डाल करके, झूठी वादा करके अगर चुनाव में हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो कहने का मतलब है कि जनता को हम भला नहीं करते हैं। और यही कारण है कि आज 78 वर्ष राजनीति और आज़ादी के हो गए हैं, लेकिन जो अभीष्ट फल मिलना चाहिए बहुतायत लोगों को, जो बहुजन हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम नारा दे कर के
चुनाव जीत जाएं, परिणाम ले लें, लेकिन उसको हम परिणति में नहीं डालें, तो यही कारण है कि बहुत से लोग आज वंचित हो जाते हैं और अभिवंचित वर्ग के बारे में भी लोग नहीं सोच पाते हैं। हालांकि यहाँ डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, जमहूरियत है। इस जमहूरियत में सबको समान अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम लेना चाहते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, हम भी महसूस करते हैं कि जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा तो शिक्षा के बिना आदमी जानवर के बराबर होता है, राक्षस के बराबर होता है। और शिक्षित का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें, वही शिक्षित है। शिक्षित में अनेक प्रकार की बात है। रामायण में बात आई है कि गुरु गुरु गए गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सब विद्या, नैतिकता की विद्या, बल की विद्या, शास्त्र की विद्या, और फिर जो आज पढ़ते हैं वो भी है। लेकिन आज कहीं न कहीं इसमें कमी आ गई है, जिसके चलते हम छल छद्म करके कहीं न कहीं राजनीति लाभ ले लेते हैं। लेकिन जो राजनीति लाभ जिसको मिलना चाहिए, आज उसको लाभ हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। प्रयास हो रहे हैं, प्रयास किया जाता है। आज भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संचालित है। हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो कल्पना है और जो चाहते हैं, जिस विभाग से मैं संबंधित हूँ, जिसको MSME कहा जाता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कहा जाता है, हम इस संबंध में यही कहना चाहते हैं कि अगर अतीत में हम अपने को देखते हैं, अतीत के झरोखे में देखते हैं, तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं थी, छोटी छोटी बातें होती थी। वार्टर सिस्टम जो कहते हैं, जिनिस का अदला बदला कर कर के हम लोग अपना जीवन यापन करते थे। उस समय कोई बेरोजगार नहीं होता था। ये आज जो वायु प्रदूषण की बात आई है, ग्लोबल वार्मिंग की बात आई है, ये सब बात कुछ नहीं थी और हम लोग सब ठीक रहते थे, स्वस्थ थे। आज उस समय जंगल की जो स्थिति है, जमीन का 1/3 हिस्सा जंगल होना चाहिए था, स्वस्थ हवा के लिए मिलती थी हमको। और हम दूध लेते थे गाय का, वो भी स्वस्थ है। अनाज उत्पन्न करते थे, वो भी स्वस्थ है। सब तरह से हम लोग ये करते थे। लेकिन आज कहीं न कहीं सब में गड़बड़ी आ गई है, और जिसके चलते आज हम कुछ भोग रहे हैं। अब राजनीति की बात आती है, हम राजनीति वालों को कम से कम, या सामाजिक कार्यकर्ता करने वाले को, राजनीति का मतलब ये नहीं कि हम MP हो गए, MLA हो गए तो हम राजनीतिक हो गए, कभी नहीं। इसको मैं मानता हूँ। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले आदमी अगर हैं तो वही सबसे बड़े हैं, और ठीक से काम करने वाले, समाज को अगर लाइन दिखलाने वाले हैं, उनको दिशा देने वाले हैं, वही ठीक आदमी हो सकते हैं। लेकिन आज समाज को दिशा दिखलाने वाले बहुत कम हैं। आज ऐसा भी होता है कि एक उस चीज़ को शब्द ऐसा का, जिसको मिडिल मैन कहते हैं हम लोग, कि समाज में पैदा होता है। बैंक के नज़दीक जाओ आप, तो वहाँ पर 2-4 आदमी मिल जाएंगे, गरीब तबके के लोग जाएंगे। इवन हमारा बैंक में अगर 10,000 रुपया है तो लोग पूछते हैं कि बताइए कितना, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो लोग कहता है कितना भर दें, तो हमको कहना 500 रुपया हमको चाहिए बाबू, लेकिन वो 5,000 रुपया भर करके 500 रुपया देते हैं, 4500 रुपया ले लेते हैं। इस तरह से ठगी करते हैं। उसका एक ही कारण है कि हम पढ़ाई नहीं कर सके। इसीलिए बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा था कि इसके लिए भी, राजनीतिक चेतना के लिए भी, मानसिक चेतना और नैतिक चेतना के लिए भी आवश्यक है कि पढ़ाई होनी चाहिए। और पढ़ाई में उन्होंने ही कहा था कि साहब हमको कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, जिसकी वकालत की थी। बाद में आगे आने के बाद मानवर कांसीराम जी ने कहा था, वो बहुत सटीक बात कही कि क्या उसको कहा कि राजा का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा था। तो आज उसके ओर हमको जाना चाहिए, लेकिन नहीं कोई जा रहा है। तो सबसे पहले हम शिक्षित करें, तो शिक्षित करके ही सारी विषमताओं को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा की ओर आज क्या है, अगर प्रसंगवश समय अगर है तो सुन लीजिए। जो जीतन मांझी आपके पास बैठा हुआ है, एक गरीब मजदूर का बेटा, जिसकी माँ और जिसके पिताजी सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक खेतों में काम करते थे। पढ़ाई लिखाई की बात आई तो कहा जाता था कि तुम बेटा को पढ़ा के कलेक्टर बना दोगे,
उसके बाद भी जब पिताजी नहीं माने तो हुआ कि जहाँ तुम रहते हो तुमको घर से निकाल देंगे। निकलना पड़ा। हम हर तरह से वहाँ रह करके पढ़ाई किया। पढ़ाई पढ़ने जाते थे तो माथे पर 40 किलो का 30 किलो का बोझ दे दिया जाता था, एक काम करके ले आना। पढ़ने का समय होता था तो 10 प्रकार के कामों में फंसा दिया जाता था। हम लोग पढ़ते थे, उसी तरह से हम लोग पढ़ करके यहाँ आए हैं। तो जब पढ़ के हम आए हैं तो आज आपके पास हैं। अगर नहीं हम आते तो यहाँ पर हम नहीं रहते। तो इसीलिए हमारा कहना है कि पढ़ाई में जो बाबा अम्बेडकर ने कहा या फिर मानवर कांशीराम ने जो कहा कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए, इस ओर मतदाताओं का ध्यान जाना चाहिए। इसीलिए हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर एक पार्टी चलाते हैं। उसमें हमारा एक प्रस्तावना है कि सबको इसी समान शिक्षा दीजिए। आज हमको पढ़ने का जगह नहीं है, सरकारी विद्यालयों में जाते हैं तो पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। और दूसरे लोग जो समृद्ध लोग हैं, जाति की बात मैं कहता हूँ, हम अपना बेटा जो अभी मंत्री है उसको हम डॉन बॉस्को में पढ़ाया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। लेकिन कितने हमारे समाज के लोग डॉन बॉस्को में पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? 95% लोग गांव में ही पढ़ते हैं। उनका हश्र बहुत आज जैसा देख रहे हैं आप वैसा हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे परे चीज़ है शिक्षा। शिक्षक में हमको मानसिक शिक्षा भी होनी चाहिए, सामाजिक शिक्षा भी होनी चाहिए, राजनीतिक शिक्षा भी होनी चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए। सर्व जो आज इतनी त्रासदी है समाज में, लोग जो बटे हुए हैं, एक दूसरे को लोग सताते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं सताएंगे। वाकई मंत्री जी, बिना शिक्षा के तो कोई द्वार ही नहीं खुलता। अगर आप शिक्षित हैं तो सभी तरह के द्वार खिले हैं और समाज से आपको टैकल करने के तरीके आपको आते हैं। मंत्री, शिक्षा के बाद बात आती है व्यापार की। जो आपके पास मंत्रालय है वो एक ऐसा मंत्रालय है जो गरीब जो लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको मजबूत करने का जो ताकत है, जो फैक्टर है, आपके मंत्रालय के पास है। मेरा आपसे सवाल ये भी है कि आप अभी तक आपने बिहार की राजनीति की, पहली बार आप केंद्र में आए, प्रधानमंत्री जी के आप बड़े करीबी हैं, एक सीट आपके पास और एक मंत्रालय। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपने हमेशा से ही गरीबों और वंचितों की आवाज़ उठाई है, तो जो आपका मंत्रालय है गरीब और वंचितों के लिए क्या कर रहा है? क्या आपका स्पेशल प्लान है? देखिए, कहा जाता है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक दिन में या कुछ दिनों में कुछ नहीं होता है। विभाग में आए हुए 6-7 महीना हुआ। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि जब विभाग का लिफाफ खोला तो लिखा हुआ था कि MSME विभाग हमको मिला है। मैं नहीं जानता था 40 वर्ष राजनीति और MLA रहने के बाद, मंत्री और मुख्यमंत्री रहने के बाद कि व्हाट इज MSME। तो यहाँ आते आते हम जानकारी लेना चाहा कि भाई MSME का जब विभाग मिला और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मांझी जी मैं अपने विजन का विभाग आपको दे रहा हूँ। बड़ा अटपटा लगा था उस समय, लेकिन विश्वास था। और आज मैं जब देखता हूँ तो सही मैं देखता हूँ कि ये बहुत बड़ा विभाग है, बहुत कारगर विभाग है जिसकी चर्चा आपने की है। अगर यहाँ पर रह कर के हम लोगों की भलाई नहीं कर सकते हैं, काम नहीं दे सकते हैं, तो सही है कि हम फेलुअर आदमी माने जाएंगे। और इसमें जैसे हमारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 18 ट्रेड हैं, 18 संभाग हैं। वो कौन है? लोहार काम करने वाले लोग हैं वो उसमें समाहित हैं, दर्जी का काम करने वाले हैं वो समाहित हैं, कपड़ा सफाई करने वाले लोग हैं वो उसमें समाहित हैं, माला बनाने वाले लोग हैं उसमें सम्मिलित हैं, वो कागज़ का कोई कार्रवाई करने वाले वो लोग हैं, कपड़ा बुनने वाले लोग हैं, पत्तल बनाने वाले लोग हैं। माने 18 तरह के वैसे लोग हैं जिसको सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है। और ये हमारे विभाग से उसको संकलित हम लोग करने वाले हैं, कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अगले 26 तक, 2026 तक हम लोग 30 लाख लोगों को इन सब ट्रेडों में समाहित करेंगे। उसके लिए प्रयास हो रहा है। 15,000 रुपया हम लोग देते हैं टूल किट्स खरीदने के लिए।
15,000 देते हैं, उसमें कोई विशेष सूद नहीं लेते हैं, कर्ज के रूप में नहीं देते हैं, सब्सिडी के रूप में देते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं। एक उद्यम उद्योग है, एक उद्यम पोर्टल खोला गया है, एक उद्यम अशिष्ट पोर्टल किया गया है। तो उद्यम अशिष्ट में ही ये सूक्ष्म लघु उद्योग जो है, सूक्ष्म और लघु को हम लोग 80% जोड़ कर चलते हैं। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कुछ समय के लिए, और ट्रेनिंग देने के बाद उनको पैसा देते हैं 15,000 रुपया, और उसके जगह पर अगर पैसा की बात तो उनको टूल किट्स देते हैं। और उस टूल किट जैसे चर्मकार भाई जूता सीते रहते हैं, अगर उनको कोई साधन नहीं होता है तो देखते होंगे कि सड़कों पर धूप में बैठ कर के वो काम करते हैं, उनको हम 15,000 इस रुपये देते हैं कि उसको टूल किट्स खरीद लें या कुछ ऐसा छज्जा वाजा बना लें जिसमें धूप में न रह करके वो ठीक से काम करें और आगे बढ़ें। फिर उसमें यदि अच्छा करते हैं तो उनको फिर और आगे बढ़ाते हैं ताकि वो दुकान ऐसा खोल लें, वहाँ पर बनावें और बिक्री करें। तो इस तरह से एक भी चीज़ हुआ, उसी प्रकार से स्विंग मशीन हुआ, बासरमैन का हुआ, और सब चीज़ का हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम छोटे से छोटे लोगों को आगे बढ़ा करके आप उनको नियोजन देना चाहते हैं। और इस मायने में हम आपको कहना चाहते हैं, मेरे पास डाटा है अभी कि ये विभाग 2015 से चला है, और विश्वकर्मा योजना तो 2017 से चला है। 17 सितंबर जो विश्वकर्मा डे माना जाता है उस समय से चला है। और उसमें अभी तक जो पोर्टल की बात कर रहे हैं तो उद्यम की बात मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो मध्यम उद्योग की बात आती है। मध्यम उद्योग करोड़ में जाता है, 5 करोड़ से ऊपर वालों में जाता है, लेकिन लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग सब 5 करोड़ का 50 लाख के अंतर्गत आता है। तो उसकी बात मैं कहना चाहता हूँ। उसमें लगभग 3 करोड़ लोग निबंधित हो गए हैं, और सब मिला करके कहा जाएगा तो अभी 23 करोड़ लोगों को हम लोगों ने नियोजन दे रखा है। हम 2024 के जून महीना में हम आए थे, उस समय 20 करोड़ के आसपास में एक टारगेट था, लेकिन ये 6 महीना में वो 23 करोड़ चला गया है। कह सकते हैं कि 50 लाख प्रति महीना के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार से जब हम लोग जो 60-30 लाख का टारगेट प्राप्त कर लेंगे तो उसको फिर और आगे बढ़ावेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम बड़े बड़े फैक्ट्रियों की बात नहीं कर रहे हैं। बड़े फैक्ट्री की बात सुन लीजिए तो समूचे भारत में 24,000 बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, लेकिन ये जो हमारा विभाग है उसमें 6 करोड़ इकाई काम कर रहे हैं। 6 करोड़, तो आप जोड़ सकते हैं कि 6 करोड़ में अगर एक इकाई में 4 आदमी भी लगा होगा तो छोटा 24 करोड़ बात आ जाती है। तो हम इसी रूप में आगे बढ़ रहे हैं, और इसका कितना बड़ा महत्व है सो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि किसी देश का जो जीडीपी होता है उससे आंका जाता है कि कौन विभाग कौन जीडीपी में कितना योगदान है। तो हमारा एमएसएमई का जीडीपी में 30% से ऊपर योगदान है। तो आप समझ सकते हैं कि ये छोटे छोटे उद्योगों का क्या महत्व है। उसी प्रकार से जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट की भी बात आती है, जो देश एक्सपोर्ट करता है वो समृद्ध माना जाता है, जो इंपोर्ट करता है वो गरीब माना जाता है। तो जहाँ तक एक्सपोर्ट का मामला है, हमारे यहाँ 46.73% हम लोग एक्सपोर्ट में योगदान देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक उद्देश्य है कि हम एक्सपोर्ट में, जीडीपी में और नियोजन में भी हर तरह से जो अभी बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं और नियोजन की बड़ी समस्या है। तो नरेंद्र मोदी जी का यही विजन है कि हम एमएसएमई के माध्यम से सब लोगों को आगे बढ़ावें। ट्रेनिंग देते हैं, पैसा देते हैं, बैंक गारंटी देते हैं। आपको पता होना चाहिए 5 करोड़ रुपया तक के बैंक में जाएंगे तो उनको बैंक गारंटी की जरूरत नहीं है, वो अपना काम करेंगे।
हाँ, कहीं कहीं सब्सिडी देने में दिक्कत होती है, उस पर विचार हो रहा है। अभी हम पदाधिकारियों से बात कर रहे जी, थे, जी। तो कहीं कि बैंकों से सब्सिडी मिलने में दिक्कत होती है। ये हमारे विचार दिमाग में आ रही है बात, और इसमें प्रधानमंत्री और हमारे वित्त मंत्री का भी ध्यान गया है। मिल करके हम लोग सॉर्ट करेंगे, बल्कि यहाँ तक के कहा जा रहा है कि जिस समय हम कर्ज देंगे उसी समय सब्सिडी भी हम उनको दे देंगे, ताकि वो काम करते रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि छोटे छोटे उद्योग से, जो प्राचीन काल में जिसके चलते भारत सोने की चिड़िया माना जाता था, उसी चीज़ को आज प्राप्त करने के उद्देश्य से एमएसएमई का काम हो रहा है। और बहुत विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी ने हमको ये विभाग सौंपा है। हमको भी बहुत मन लग रहा है, लेकिन ये देखते हैं कि पदाधिकारियों में कहने में हमको इतनी भी ये नहीं है कि थोड़ी उदासीनता मैं देख रहा हूँ। और वो उदासीनता के चलते हर जगह मैं जाता हूँ तो पूछता हूँ कि आप क्षेत्र में गए कि नहीं देखे, फिजिकल वेरिफिकेशन किए कि नहीं किए। इन सब बातों को सही है, हम एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि जो चीज़ हम दे रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ तक मैं कह देना चाहता हूँ कि जहाँ तक एमएसएमई का बजट का सवाल है, एमएसएमई ही विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि एमएसएमई में जितना खर्च होगा हम पैसा देंगे। तो कहने का मतलब कि गरीबों बहुत के शानदार उत्थान सर। के लिए प्रधानमंत्री कटिबद्ध हैं, और हम समझते हैं कि एमएसएमई से ही यहाँ की बेरोजगारी दूर हो सकती है, हम प्रदूषण को भी ठीक कर सकते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग का जो चैलेंज है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। बहुत शानदार सर। एक तरह से आपको मंत्रालय नहीं मिला, ये प्रधानमंत्री की ने अपनी जिम्मेदारियों का बोझ आपके कंधों पर रख दिया है। चलिए सर, बात कुंभ की हुई, आपके मंत्रालय की हुई, थोड़ी बात करते हैं बिहार की राजनीति के बारे में। नीतीश कुमार जी की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है आजकल, कुछ खबर है आपके पास? देखिए, हम 80 वर्ष के हैं जी। और बहुत लोग कह सकते हैं कि 80 वर्ष का बूढ़ा क्या करेगा, लेकिन मैं घूम रहा हूँ, कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जी वो अपनी मानसिकता पर निर्भर करती है। जी नीतीश कुमार जी बहुत तरह से स्वस्थ हैं। 18 वर्ष तक उन्होंने, अभी 19वां वर्ष चल रहा है, जी और बिहार में बहुत अच्छा काम करके दिखलाया। आप देखा होगा कि आज महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर झारखंड जीत गया, महाराष्ट्र जीत गया, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे पहला काम नीतीश कुमार जी ने बच्चियों को साइकिल दे करके किया था कि जो 8वां क्लास की बच्ची हैं उनको हम पढ़ने के लिए साइकिल देंगे। सर, मेरा सवाल ये था कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए उनकी सेहत अलाउ करती है पूरी तरह से, मानसिक और शारीरिक सही है? ठीक है, एकदम ठीक है। और मंत्री, मुख्यमंत्री तो करते ही हैं जी जब उनके सलाहकार जब ठीक होते हैं, मंत्रिमंडल ठीक होता है तो सब ठीक होता है। मैं समझता हूँ कि बिहार के विकास में अभी 4 चांद लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखते होंगे कि भाजपा के जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं बिहार का, उन्होंने घोषणा तक कर दी है कि 2025 की लड़ाई हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। हम लोग भी सहमत हैं और हम समझते हैं कि 2025 की लड़ाई उनके नेतृत्व में लड़ करके हम लोग जरूर जीतेंगे। बिहार के बाजारों तक में एक बार पोस्टर लगे थे नीतीश कुमार जी के बारे में, उन्हें पलटू किंग कहा जाता है, बार बार वो पलटी मार लेते हैं। तो आपको लगता है कि जो इस बार का चुनाव है, इस बार के चुनाव में उन पर एनडीए भरोसा कर सकता है? क्योंकि महाराष्ट्र एक उदाहरण है, महाराष्ट्र में आपने देखा कि वहाँ पर वो किसी फेस के लिए सामने रखकर चुनाव नहीं लड़े। भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा सीटें आई तो मुख्यमंत्री भी उनका बना। तो नीतीश कुमार जी के दिमाग में ये कहीं ना कहीं प्लानिंग तो चल रही होगी। देखिए, एक सोशलिस्ट नेता से हमारी बात हो रही थी जी आज से करीब 40-45 वर्ष पहले। उन्होंने इस बात पर चर्चा की थी, जब हम ऐसी चर्चा किया था कि आप लोग भी कभी काल इधर उधर की बात करते हैं जी तो वो कहते थे कि एक तालाब में पानी है, अगर ज़्यादा दिन तक रहता है तो गंदा हो जाता है, इसलिए उसको प्रवाहित करके दूसरा पानी भर दो, अच्छा पानी रहता है। तो इस प्रकार से लार्जर इंटरेस्ट के लिए, बेटर इंटरेस्ट के लिए अगर पाला बदला जाता है तो उसको भले लोग पलटूराम कह दिए, अलग बात है। महामाया बाबू हमारे के यहाँ का एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनसे भी बातें पूछी गई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर राजहित में हमको 100 बार भी पार्टी चेंज करना पड़ेगा तो मैं पार्टी चेंज करूंगा। इसलिए नीतीश कुमार जब जब भी पार्टी बदले हैं
तो बिहार के हित में बदले हैं, न कि अपने हित में है। अब लोग टर्मिनोलॉजी जो यूज करें, लेकिन जब भी उन्होंने बदला है तो बिहार के हित में काम किया है। अच्छा मांझी जी, मेरा सवाल बिहार और गुजरात को लेकर है। गुजरात और बिहार में शराबबंदी हुई, लेकिन वहाँ पर जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव, आपने कुछ दिन पहले कहा भी था, उन्होंने आरोप लगाया कि वहाँ पर शराब मिलती है। आपने कहा तेजस्वी शराब पीते होंगे इसलिए उनको पता है कि शराब कहाँ मिलती है। देखिए, वो शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं मैं नहीं कर सकता जी। लेकिन आपने मुझे यहाँ पर एक कठिन दौर में ला दिया है। लेकिन सच्चाई कहने में हम कभी बात मोड़ते नहीं हैं। हम नीतीश कुमार से भी कई एक बार कहा, और आपने देखा होगा कि अपने ये जो शराब नीति है उसमें 3 बार समीक्षा उन्होंने की। हम उनसे ही कहा करते थे कि शराब सचमुच में बहुत खराब है जी। इससे शराब पीकर के आदमी जानवर हो जाता है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि शराब पीने वाले लोग और शराब नीति बना करके लोग आपने कोई गलत काम किया है। आप अच्छा काम किया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है। आपके सामने जो वक्ता बोल रहा है जीतन मांझी, ऐसा परिवार से जन्म लिया है। पहले मैंने कहा कि एक मजदूर परिवार। दूसरी विशेषता ये थी कि हमारे पिताजी भी शराब बनाते थे, हमारी माँ भी शराब पीती थी जी। हमारे पिता भी पीते थे। आपस में दोनों में उलझन हो गई। पिताजी ने कुछ असॉल्ट कर दिया माँ को, तो मेरे माँ का आँख का फूट गया। उसको कानी कानी कहा जाने लगा जी। हम उसमें शायद 8 वर्ष के होंगे। हम पिताजी को हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी आप कहते हैं ना कि जीतन मांझी को मजदूर, अपना बेटा को मजदूर नहीं बनने देंगे, हम तो मजदूर है ही हैं, लेकिन ये जो काम आप कर रहे हैं तो आप तो मजदूर है ही हैं, आपका बेटा भी मजदूर हो जाएगा। आप चुनिए क्या करना चाहते हैं। अभी वो स्वर्ग में हैं, हम धन्यवाद देते हैं। उस दिन से उन्होंने शराब को तौबा कर दिया, और आज उस घर में रहते भर में हम कहा तो कि 80 कानून था, एक उत्प्रेरणा थी, एक आदमी को उसके लिए शिक्षा दी जानी चाहिए कि शराब ठीक नहीं है। और ऐसे भी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। अगर हम चावल रोटी खाते हैं, जहाँ 4 रोटी खाते हैं, अगर 10 रोटी खा जाएंगे तो हमको कॉलरा हो ही जाना है। तो उसी प्रकार से हम जब मुख्यमंत्री थे तो इस बात की चर्चा की थी हम कि हमारे मजदूर भाई जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो अगर रात में आते हैं, एक सीमित मात्रा में शराब ग्रहण करते हैं और सो जाते हैं, तो हम समझते हैं कि वो बुरा नहीं है, वो दवा के रूप में होता है जी। तो उस समय पत्रकारों ने, आप लोगों ने कहा था कि जीतन मांझी मुख्यमंत्री होते कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पिया करो, इस तरह का जुमला आई थी। लेकिन ठीक है, हम गरीबों के प्रति तो लोग अट्ठास करते ही हैं, हम तो बात सच्ची बात बोले थे। लेकिन ये भी बात हम बोले थे, उनको समझाया था गरीबों को कि देखो, बुरा न मानना भाई कहीं कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जिसमें सब लोग बड़े के लोग होते हैं, पॉलिटिशियन भी होते हैं, एमएलए हैं, एमपी भी हैं, मंत्री हैं, कंट्रैक्टर लोग हैं, ठीक है, उसके बाद ऑफिसर्स भी हैं, आईएएस हों, आईपीएस हों, छोटे अफसर हों, जजेज भी हों। 10 बजे रात के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ, 50% लोग होते हैं, ज़्यादा लोग पीते हैं, शराब पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं, बिल्कुल। लेकिन सुबह उनको कोई नहीं देखता है। हाँ। हम यही समझाते थे गरीबों को कि तुम खाली पेट शराब पी लेते हो और चलते हो, गिर जाते हो, तो लोग कहता है कि तुम नीचा आदमी हो, राड़ हो, रेयान हो। ऐसा इज्जत अपने जात का बर्बाद मत करो। सीमित अरसे में रात में पियो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज शराबबंदी के नाम पर जो बिहार में हो रहा है, तो
6 लाख मुकदमा हुए हैं वहां पर। जी 6 लाख में करीब करीब 4 लाख मुकदमा में गरीब तबके के लोग ही इम्प्लीकेटेड हुए हैं। कोई जेल जा चुके हैं, जमानत पर हैं, कोई जेल में है, कोई कार्रवाई चल रही है। जी तो इस पर हम विरोध करते रहे हैं कि इस तरह का जो कार्रवाई आप करते हैं वो गलत है। तब तीसरा जो समीक्षा किया नीतीश कुमार जी ने, हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने किया है कि जो पीने के लिए अगर ले जा रहा हो या पिया हो जी तो उसको जेल मत भेजो, उसको छोड़ दो। हम धन्यवाद देते हैं, मेरे कहने पर ही उन्होंने समीक्षा, तीसरा जी। समीक्षा किया। नहीं तो पहले होता था कि इतना शराब भी अगर 100 मिलीलीटर भी अगर शराब पकड़ा गया तो जेल भेज देते थे। हम उस समय कहा करते थे कि हमारी माँ, हम लोग तो भाई वैसे घर के लोग थे, यहाँ कुछ ऐसी बात थी तो जो दीवाल होते थे, दीवाल में बजू प्रकार के टीका पड़ता था लाल रंग का। जी पूछते थे माँ से ये सब क्या हैं, तो अनेक प्रकार का देवता का नाम बताती थी, लेकिन बीच में एगो चौड़ा टीका रहता था जी और उसमें एक खूंटी गाड़ा रहता था और उसमें एक बोतल टांगा रहता था छोटा। हम कहा ये क्या है, तो इसमें शराब है, ये फलना महारानी जी हैं, इनको शराब हर वक्त देना पड़ता है। तो हमारा कहने का मतलब ही हमारे संस्कार में था, हम लोग वैसा करते थे। तो इस चीज़ को एकाएक अगर कोई छुड़ा देगा तो नहीं छूटेगा। और आज यही कारण है कि शराब के नाम पर आज हमारे गरीब लोग काफ़ी प्रताड़ित हैं। कहिए कैसे? चोरी चुपका से लोग शराब बना रहा है। लंबी बात हो रही है लेकिन इसको जानना चाहिए आपको। जी जी हमने कहा कि मेरे के यहाँ शराब बनती थी। हम जानते थे कि एक बहुत बड़ा बर्तन में हमारे पिताजी वो क्या क्या चीज़ ला करके रखते थे। सूरज की रोशनी में 8 दिन या 10 दिन वो रहता था। जब उसमें से कुछ झाग निकलने लगता था तब उसको कैसे कैसे कर करके फिर उसको चुआते थे। अब आज क्या हो रहा है, शराब बनाना गैरकानूनी है तो 2 घंटा में लोग शराब बना लेते हैं। उसमें नौसादर, यूरिया या गाय को पहनाने के लिए जो दवा देते हैं उस तरह का भी उसमें डाल देते हैं, माने पॉइजन होता है। उस पॉइजन को जो न्यूट्रिशियस खाना खाने वाला आदमी है वो तो थोड़ा बर्दाश्त करता है, लेकिन जो गरीब लोग, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, अति पिछड़ा के लोग जिनको खाना नहीं मिलता है और वो शराब आदतन पी लेते हैं तो उनकी आयु 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं जाता है, 50 वर्ष में उनका अवसान हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो बंदिश हुआ है वो हमारे गरीब को एक तरह से, हर तरह से उसके जान ले रहा है, हत्या की रही है। जी, एक तो मंत्री जी, कानूनी सही कार्रवाई कह से रहे हैं आप कि- और दूसरा शारीरिक हिसाब से। इसलिए जो समीक्षा किए हैं लास्ट, उसको मेंटेन करना चाहिए, उसका अनुपालन ठीक ढंग से करना चाहिए। वैसे शराब नीति गलत नहीं है। शराब नीति मंत्री जी गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि शराब तस्करी वहाँ पर हो रही है, नकली शराब वहाँ बनाई जा रही है। इसके अलावा जो गरीब मजदूर, जो निश्चित तबके के लोग हैं जो शराब पीते हैं, उनको पुलिस जेल में डाल देती है। मैंने भी आंकड़ा निकाला कि जेल में जो सबसे ज़्यादा बंद लोग हैं वो शराब के केस में ज़्यादा लोग बंद हैं। जहाँ तक नुकसान की बात है, रेवेन्यू का लॉस यहाँ पर बहुत हो रहा है। मैं देखिए अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी उदयपुर गया था और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हम लोग जाते ही रहते हैं अपने काम से, और जो बिहार से सटे एरिया हैं या जो गुजरात से सटे एरिया हैं वहाँ पर जो शादियाँ हैं वो बिहार में नहीं होती हैं। शादियाँ ऐसी जगह होती है जहाँ पर शराबबंदी नहीं है। तो एक तरह से नुकसान भी रेवेन्यू का है ये सही आप कर रहे हैं। हम बोधगया के रहने वाले हैं। जी बोधगया में दर्जनों होटल हैं और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लोग भी आते हैं। जी आज वहाँ पर आते हैं और सिर्फ चले जाते हैं, या तो बनारस चले जाते हैं या कोलकाता चले जाते हैं या और कहीं चले जाते हैं, इसलिए कि रात में उनको शराब मिलती नहीं है। तो इससे रेवेन्यू लॉस तो होता ही है। और दूसरी बात कि पहले एक पौच कहते हैं, पौच पहले 40 रुपये या 50 रुपये में मिला करता था, शायद आधा लीटर होता है या क्या होता है मुझे पता नहीं। आज वो 200 रुपये में मिलता है। एक बोतल है वो पहले 100 रुपये में मिला करता था या 80 रुपये में मिला करता था, आज 500 रुपये में मिला करता है। तो एक तो शारीरिक क्षति हो रही है और दूसरी गरीब लोग को आदतन है वो तो छोड़ेगा नहीं,
क्योंकि उसको हम पढ़ा नहीं रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा पैसा उसको दे रहा है और पैसा देने के लिए कमाई का अधिकांश अंश उसमें लगा देता है, तो उसकी गरीबी बढ़ रही है। और तीसरे ओर जो बड़े बड़े तस्कर हैं, दूसरे राज्यों से करोड़ों करोड़ रुपया में खेल रहे हैं और किसी न किसी रूप में वो पैट्रोनाइजेशन उनको मिल जाता है और वो ईट ड्रिंक भी मेरी कर रहे हैं। तो सब तरह से शराबबंदी जो हमारे के यहाँ है उसका एजुकेशन में, कार्यान्वयन में गड़बड़ी होने के कारण और पदाधिकारियों का सहयोग न रहने के कारण उसका दुर्व्यवहार हो रहा है और उसके चलते हर तरह से हमारे राज्य को क्षति हो रही है। देखिए, जीतन राम मांझी जी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब उनको एमएसएमई मंत्रालय मिला उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मेरे विज़न का मंत्रालय है, तो वो बात इन्होंने बताई। जब इनसे मैंने शराब के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जो मेरे पिताजी हैं वो शराब पीते थे और शराब पीकर डोमेस्टिक वायलेंस होती है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनकी मदर पर उनके पिता ने एक बार हाथ छोड़ा था और नीतीश कुमार की उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने बताया कि पलटू किंग ज़रूर है नीतीश कुमार, लेकिन अपने लोगों के लिए जब तक कोई आदमी काम नहीं करेगा, सत्ता में नहीं रहेगा, तो अपने लोगों का भला कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं पलटू किंग को भी इन्होंने एक तरह से सही ठहरा दिया। एक और बात इन्होंने कही कि शराबबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस तरह से शराबबंदी के नुकसान हैं, तो कहीं ना कहीं इशारों में मंत्री जी ने नीतीश कुमार को इशारा दिया है कि अगली बार के चुनाव में आप शराब नीति पर कम से कम थोड़ा विचार कीजिएगा। कुछ इसी तरह का इशारा है मंत्री जी। देखिए, पीछे की बात को तो जरूर ले करके आगे की ओर बढ़ना चाहिए जी। मैं जरूर समझता हूँ कि शराब का जहाँ तक सवाल है, प्रतिबंध लगाना ठीक है। देखिए, शराब के नाम पे बहुत तालियां बजी यहाँ पे, लेकिन प्रतिबंध इस ढंग से होना चाहिए कि उसका उचित क्रियान्वयन हो। और जहाँ तक शराब का सवाल है, हम चाहते हैं कि उसके लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, उसको शिक्षित करना चाहिए। जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं उनमें शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। तो हम समझते हैं अपने आप शराब का लत लोगों को छूट जाएगा। जी। जीतन राम मांझी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में बात करने के लिए। हालांकि आप बहुत कम समय के लिए आए थे, लेकिन आपने लंबी बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। अमर राय मोहसिन।